प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, अखिल भारतीय पार्टी की मंत्री बहन आरती जी, रामेश्वर जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर बैठे हुए दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मित्रों, मैं एक बार फिर दिल्ली प्रदेश का आभारी हूं कि इस बड़े चर्चा और बहस के विषय पर, जिसको लेकर पिछले 10-12 दिन में इस देश में बहुत बहस हुई है, कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक रखी है जिसमें हम सबको इस पे चर्चा करने और समझने का अवसर मिले। मैं मानता हूं कि पिछले 12 दिन 25 नवंबर से लेकर आज तक एक बात अगर सिद्ध हुई तो एक विशाल रैली जो आपने आयोजित की थी 20 तारीख को रामलीला मैदान में, मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 शब्दों का जिक्र किया था किसी भी शासन के लिए, सरकार के लिए जो आवश्यक है। किसी भी सरकार और शासन के लिए नेतृत्व आवश्यक है और नेतृत्व ऐसा हो जो पूरे समाज को समझकर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। सरकार ऐसी हो जिसकी विश्वसनीयता हो और तीसरा, सरकार ऐसी हो जिसकी साख हो। मैं मानता हूं कि इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं कि 25 तारीख को सरकार ने निर्णय लिया कि खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश 51% तक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, वहां ताकत और सत्ता किस हाथ में है ये सब जानते हैं। मैंने 25 तारीख से लेकर आज तक पार्टी की अध्यक्षा या उनके महामंत्री, जिनको वो भविष्य का नेता मानते हैं, इस विषय पर उनके विचार जानने का अवसर नहीं मिला। वो सरकार की नीति से खुश हैं, ना खुश हैं, ये जनता के समक्ष सामने नहीं आया। सरकार के मंत्रियों में 2 राय थी। यूपीए में एक प्रकार से बंटवारा था और कई ऐसे घटक दल यूपीए के जो इसका समर्थन तो छोड़िए, तटस्थ रहना तो छोड़िए, विरोध करने को तैयार थे। विपक्ष सारा खिलाफ था और देश की जनता में, केवल व्यापारियों में नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी शंकाएं और चिंताएं थी। ऐसा निर्णय ले लेना जो समाज के ऊपर थोपने का प्रयास करना, जिसमें विरोधी तो छोड़िए, अपनों को भी जो निर्णय स्वीकृत नहीं था। शासन और सरकार ऐसे नहीं चलती। और लेने के पीछे संदर्भ यह था कि सरकार की एक छवि बन रही थी कि सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को तेज और तीखा करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। सच में आज देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत चिंता का विषय है। रुपया फिसलता जा रहा है। रुपए की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही है। कहां तक जाएगा रुपया फिसलते हुए, किसी को कल्पना नहीं है। भारत को लोग मानते थे कि केवल भारत के ही उद्योगपति इस देश में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन सन 91 के बाद ये मानते थे पूरी दुनिया से लोग आते थे और उनको हम अपेक्षा करते थे कि ये देश इतना आकर्षक स्थान है कि यहां आकर निवेश कीजिए।
पिछले एक वर्ष में, जो पिछला वर्ष था, वहां से यह विषय आरंभ हुआ कि जो बाहर से निवेश करने आ रहे थे उन्होंने तय किया हम निवेश नहीं कर सकते। भारत एक आकर्षक केंद्र नहीं रहा निवेश का, और केवल बाहर से आने वाले छोड़िए, जो अपने देश में थे बड़े बड़े उद्योगपति, पहले हमें गलतफहमी थी कि ये बाहर इसलिए जा रहे हैं कि इतने बड़े हो गए, लेकिन धीरे से समझ में आया कि इनको ये लगने लग पड़ा कि हमारे लिए भी भारत निवेश का अच्छा स्थान नहीं रहा, और अपने उद्योग लगाने हैं तो विदेशों में जाकर लगाओ। मुद्रास्फीति 3 साल से उस पर नियंत्रण नहीं है, रुपया कमजोर हो गया, कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है 8%, 10%, होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, और 3 साल से। और जब थोड़ा सा कम होता है उसका यह अर्थ नहीं होता कि कीमतें कम हो रही हैं, कि 11% से 9% पे हो गया। उसका अर्थ यह है कि पिछले साल 11% पे बढ़ रही थी, इस साल 9% पे बढ़ रही है। बढ़ इस साल भी रही है, और सरकार के पास उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था कि ब्याज की दर बढ़ाते जाओ। 11-12 बार ब्याज की दर बढ़ा दी, और जब ब्याज की दर बढ़ती है तो किसी को उद्योग लगाना है, किसी को व्यवसाय करना है, उसके लिए रुपए की कीमत महंगी हो जाती है। आप बैंक से पैसा लेंगे वो महंगा हो जाएगा। तो दुनिया में जिनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं उनको 4%, 3%, 5% पे रुपया मिलता है, यहां 14%, 16% पे मिलता है। तो अगर हमारा उद्योग लगाने वाला या व्यवसाय करने वाला 10% महंगा रुपया मिलेगा उसको, तो उसकी स्थिति क्या होगी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कांग्रेस के राज में हमेशा जिसके ऊपर नजरअंदाज किया गया, और वाजपेयी जी की सरकार में हाईवेज बनाना, बंदरगाहें बनाना, ये सारी योजनाएं जो ली थी, 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित करना, और उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सुधार लाना, वो सारा काम ठप हो गया। आज देश में बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वहां कोयला नहीं पहुंच रहा, और अगर बिजली की पैदावार कम हो गई तो स्वाभाविक बिजली और महंगी हो रही है। जब बिजली महंगी होती है तो जो कारखाना लगाता है वो भी महंगा हो जाता है। आपकी सड़कें नहीं बनेगी, जो हाईवे का कार्यक्रम था जो वाजपेयी जी ने आरंभ किया था वो भी धीमा पड़ गया। बंदरगाहों से अगर माल विदेश में भेजना है या देश के अंदर लाना है तो 8-8, 10-10 दिन वहां पर माल खड़ा रहेगा, वहां स्थान नहीं मिलता। और फिर दुनिया के लोगों को और देश के लोगों को लगता है कि इस देश में व्यवसाय करना, उसमें नुकसान भ्रष्टाचार की वजह से भी होता है। ये सारे कारणों को लेकर अर्थव्यवस्था का जो आकर्षण था, जो सन 91 में बना था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिस अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने हम खड़ा करते थे, शोकेस करते थे, वो कमजोर पड़ रही थी। और सरकार की आलोचना थी कि तुम कर नहीं रहे कुछ, एक भ्रष्टाचार में उलझे हुए हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, ना कुछ आपको नीतियां लानी है, आप नहीं ला रहे। तो एक झटके में मैं कुछ कर दूं और बिना गहराई से सोचे हुए कि आर्थिक सुधार भी करने हैं, और वाजपेयी जी की सरकार के जमाने से और उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी तो आर्थिक सुधारों की एकदम समर्थक रही है, लेकिन हर सुधार या हर कदम जो उठाया हुआ अपने आप में सुधार नहीं होता। कुछ कदम ऐसे हैं जो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाते हैं।
आप आज कोशिश कीजिए कि चीन के अंदर जितनी सामान बनता है वो सस्ता बनता है। आज बाजार में आप देखते हैं चाइना का सामान आता है। आप भारत के सामान को सस्ता क्यों नहीं हम कर सकते? कई सुधार हैं आपको ये करने के लिए, आपने उसमें से एक कदम नहीं उठाया। लेकिन 3, 4, 5 साल से बिल्कुल ठप रखी अर्थव्यवस्था। चलिए हम एक कदम उठाएंगे, इससे साहर मर्ज की दवाई हो जाएगी, कीमतें भी कम हो जाएंगी, उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल जाएगा, किसान को ज्यादा कीमत पे सामान मिल जाएगा। एक प्रचार खड़ा किया और उस प्रचार में खुद ही फंस गए। मुझे याद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं व्यवसाय के, चाहे किसी देश से एक तरफा करें या WTO के माध्यम से करें, तो ये कहीं चैरिटी करना या कोई दान देना नहीं होता, ये व्यवसाय होता है। और व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो दूसरे के लोग को आप दोगे उसकी कीमत लोगे, और जो दूसरा आपको देगा उसकी आप कीमत दोगे। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई चैरिटी की संस्था नहीं है कि जहां आप जाकर परोपकार का काम करोगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आरंभ से मांग करते रहे कि अपने खुदरा व्यापार को खोल दीजिए, और भारत हमेशा मना करता रहा। वाजपेयी जी की सरकार के दौरान कई बार सुझाव आते थे, हम हमेशा मना करते थे। सरकार के भीतर से भी किसी ने आवाज उठाई, हमने तब भी मना किया। और उस पर खड़े होकर कांग्रेस के लोग कहते थे, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर आपने खोला, ये कांग्रेस पार्टी ने संसद में कहा हमारी सरकार को चेतावनी देते हुए, तो ये एंटी नेशनल होगा। हमने तो यही कहा कि अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा, ये तो एंटी नेशनल कहते थे। कांग्रेस की भी नीति स्पष्ट थी। उनकी मांग को हम हमेशा अस्वीकार करते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई, मुझे याद है कि वाजपेयी जी की सरकार में मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, कई बार ये डिमांड आती थी, हम अस्वीकार करते थे। मेरे बाद कांग्रेस की यूपीए की सरकार में कमलनाथ जी आए, उनके कई बयान हैं कि हम किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अचानक आपने ये स्वीकार कर लिया और एक प्रकार से भेंट के रूप में उन देशों को ये भेंट दे दी। इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? कोई उत्तर नहीं है। आप इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र देखिए। ये बहुत बड़ा देश है, 120 करोड़ हमारी जनसंख्या है। हम कोई यूरोप का छोटा सा देश नहीं जिसमें सीमित जनसंख्या हो। 120 करोड़ लोगों के हाथ को काम देना ये कोई सरल चुनौती नहीं होती। और इस 120 करोड़ के देश में 60% लोग कृषि में हैं।